हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बीजेपी के 2014 के समय किए गए चुनावी वादों की और उन वादों का आज क्या हश्र है तथा कितने वादों को जुमला साबित किया जा चुका है। ऐसे में ही एक नारा जो बीजेपी हर चुनाव में वो नारा काफी जोर शोर से लगाती है, आज जुमला साबित हो चुका है। यह बात आपको कोई मीडिया नहीं बताएगी। आज मैं एक विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि बीजेपी का यह फेमस नारा किस तरह से जुमला साबित हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, बात काले धन की हो या फिर हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की हो या फिर हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने की बात हो, हर मुद्दे को बीजेपी ने जुमला साबित किया। अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में ही 15 लाख वाले मुद्दे को कहा था, ये सब चुनाव के समय कह दिए जाते हैं, ये पूरे नहीं किए जाते हैं, ये सब तो एक जुमला है। बीजेपी का एक काफी महत्वपूर्ण नारा या फिर कहें चुनाव में भाषणों में प्रयोग किया जाने वाला एक वाक्य है, डबल इंजन की सरकार। जी हाँ, बीजेपी हर चुनाव में, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, सभी चुनाव में बीजेपी यह नारा जोर शोर से देती है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास की गति चौगुना होगी। डबल इंजन की सरकार चुनिए और अपने राज्यों में विकास पाइए। ऐसे ऐसे नारे बीजेपी चुनावों में देती रही है। अब बीजेपी के नारों का विश्लेषण करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि पूर्व की सरकारों ने क्या डबल इंजन की सरकार के बगैर विकास नहीं किया। तो बात करते हैं नेहरू के समय की। नेहरू भारत की आजादी से लेकर 1965 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जब देश आजाद हुआ तो उस समय भारत एक सुई तक नहीं बनाता था। भारत की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। अंग्रेजों ने लूट खसोट तक कर ऐसी स्थिति कर दी थी कि भारत कुछ भी नहीं उत्पादन करता था, हर चीज विदेशों से ही आयात करता था, बदले में कुछ अनाज वगैरह दिए जाते थे। तो इस स्थिति से निपटने के लिए नेहरू ने काफी पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा तथा अन्य औद्योगिक घरानों के सहयोग से काफी कल कारखानों का, इंडस्ट्री का निर्माण किया। नेहरू ने अपने कार्यकाल में सेल, गेल, भेल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो जैसे कई नामी गिरामी संस्थानों की स्थापना की। उसके बाद समय आया इंदिरा गांधी का। उस समय बात करते हैं नेहरू के समय, लगभग केंद्र में तो कांग्रेस की ही सरकार थी और राज्यों में भी सभी जगह कांग्रेस की ही सरकार थी। तो उस समय बिना कहे, बिना किसी प्रचार के सभी जगह डबल इंजन की ही सरकार थी, अगर बीजेपी की भाषा में कहें तो। उसके बाद समय आया इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के समय बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को छोड़ दिया जाए और 1-2 राज्यों को और छोड़ दिया जाए तो सभी जगह केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार लगभग सभी राज्यों में रही। लेकिन उस समय भी किसी ने डबल इंजन की चर्चा नहीं की और सभी राज्यों में समान रूप से बिना भेदभाव के सभी केंद्रीय योजनाओं का निर्वहन होता रहा। किसी ने कोई भेदभाव की बात ही नहीं की। फिर समय आया 1977 में, सत्ता बदली, जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उस समय भी भेदभाव की कोई स्थिति नहीं आई और ना ही यह कंसेप्ट डबल इंजन की सरकार का कंसेप्ट किसी के दिमाग में आया। अब बात करते हैं वाजपेयी जी के समय की। वाजपेयी जी की जब केंद्र में सरकार बनी तो अधिकांश राज्यों में या तो कांग्रेस की सरकार थी या फिर जनता दल या जनता दल के टूटे हुए दूसरे पार्टियों
कि या फिर कुछ राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, जैसे कि बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, केरला हो गया, इन जगह। लेकिन वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार ने भी बिना भेदभाव के सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार कर उन्हें समान अवसर, विकास के समान अवसर दिए, और कभी भी डबल इंजन के कंसेप्ट का कोई अवधारणा उनके दिमाग में भी नहीं आई। फिर 2004 में यूपीए की सरकार बनी मनमोहन सिंह की अगुवाई में। उस समय भी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार भी आ गई थी, बहुत जगह कम्युनिस्ट थी तो बहुत जगह दूसरे अन्य क्षेत्रीय दलों की सरकारें थी। लेकिन उन यूपीए की गवर्नमेंट में भी ये डबल इंजन का कोई कंसेप्ट नहीं था, और सभी राज्यों में कुछ एक को छोड़कर सामान्य अवसर से, सामान्य रूप से विकास की गति काफी तेज हो गई। 2004 में विकास, जो अटल जी ने जो स्थिति में मनमोहन सिंह को सत्ता सौंपी थी, 2014 में जाते जाते मनमोहन सिंह ने विकास की एक काफी लंबी लाइन खींच दी। पिछले इन 10 सालों में मनमोहन सिंह ने जितना विकास किया उतना विकास अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था। अगर आपको याद होगा 2004 में जब आपके घरों में 1-2 पहिया वाहन हुआ करता था, लेकिन इस 10 साल के जाते जाते आपके घर में 2-2 पहिया वाहन, 1 4 चक्का आराम से सभी, लगभग हर मिडिल क्लास में हो गया। जो लोअर मिडिल क्लास थे वो अपर मिडिल क्लास में आ गए, जो गरीब वर्ग थे वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए। 10 करोड़ से ज्यादा आबादी आपको गरीबी रेखा से बाहर निकली। तो 10 साल के जब विकास हुआ उसमें भी ये डबल इंजन का कंसेप्ट नहीं आया। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि कांग्रेस की कुछ सरकारों ने कुछ राज्य सरकारों के साथ भेदभाव किया, लेकिन किस हद तक किया ये आपको पता ही है। कि अब बात करते हैं 2014 की बाद की स्थिति में। 2014 में मोदी की सरकार काफी प्रचंड बहुमत लेकर बनी, काफी हो हल्ला हुआ, काला धन 100 दिन में आने वाला था, महंगाई 100 दिन में घटने वाला था, हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी मिलने वाला था। लेकिन सच्चाई, सच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको पता है। अभी तक ना तो काला धन आया, ना ही बेरोजगारों को, दिन पर दिन बेरोजगारों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। अभी बेरोजगारी इंडेक्स में भारत पूरी दुनिया में अव्वल पर है। अब कंसेप्ट चला, मोदी जी के भाषणों में देखने को मिला कि आप अगर चाहते हैं कि काफी तेजी से विकास हो तो आप राज्यों में भी हमारी सरकार बनवाइए। जनता बीजेपी की बातों में आई और एक समय पूरे देश के 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। डबल इंजन का कंसेप्ट शुरू में लोगों को खूब भाया, बीजेपी ने भी काफी प्रचार किया, लेकिन आज ये एक जुमला साबित हुआ है। अब आप बोलेंगे कैसे? मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। आज मणिपुर पिछले 60 दिनों से जल रहा है, लेकिन कोई शांति बहाली की दिशा में कोई कार्य नहीं हो रहा है। ना तो राज्य सरकार कोई प्रयास कर रही है और ना ही केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। मणिपुर जल रहा है। 2 समुदायों की लड़ाई में शुरू में राज्य सरकार ने इसे विदेशी शक्ति का हाथ बताया, आतंकवादियों का हाथ बताया, लेकिन सीडीएस ने कह दिया कि यह कोई विदेशी शक्तियों का हाथ नहीं है, यह 2 समुदाय की लड़ाई है। जब सीडीएस ने राज्य सरकार की सारी पोल पट्टी खोल दी, तब राज्य सरकार ने माना कि यह विदेशी हिंसा नहीं बल्कि जातीय हिंसा है। राज्य सरकार ने 4000 हथियार और 1.5 लाख गोलियां एक जाति समुदाय के बीच छोड़ दिए, या फिर कहें कि उन्हें दे दिया। अब राज्य सरकार अपील कर रही है कि उन हथियारों को वापस किया जाए। तो क्या राज्य सरकार इन हथियारों को देने से पहले किसी से पूछी थी? क्या इन हथियारों को देने का निर्देश केंद्र सरकार ने दिया था? इसकी जांच होनी चाहिए। डबल इंजन की बात करने वाली सरकार आज मणिपुर में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कहीं से भी शांति की कोई गुंजाइश नहीं है। विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार चिट्ठी लिखकर मोदी को और
अमित शाह को कई चिट्ठियां लिख चुके हैं कि मणिपुर में शांति बहाली के लिए उचित कार्रवाई की जाए। इन चिट्ठियों के आलोक में नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति में 24 तारीख को अमित शाह की अगुवाई में विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री देश से बाहर रहेंगे, गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। वो गृह मंत्री जो 4 दिन मणिपुर में कैंप करके आ चुके हैं, लेकिन शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अब हम बात करते हैं इसी डबल इंजन सरकार की। आप बार बार डबल इंजन सरकार की बात क्यों करते हैं? क्या आप देश को संविधान के अनुसार नहीं चलाते हैं? अगर आप देश को संविधान के अनुसार चलाना चाहते हैं तो फिर डबल इंजन की बात क्यों आती है? अगर आप सब कुछ संविधान के अनुसार, नियमानुसार करेंगे तो फिर आपको डबल इंजन की क्या जरूरत है? अगर आप ईमानदारी से सभी राज्यों को उसका हक देंगे, चाहे उस राज्य में किसी भी पार्टी का सरकार हो, तो क्या यह डबल इंजन का कंसेप्ट आपके दिमाग में आएगा? आपके दिमाग में डबल इंजन का कंसेप्ट या फिर आम जनता के दिमाग में डबल इंजन का कंसेप्ट आप इसलिए भर रहे हैं क्योंकि आपके मन में विपक्षी दलों या फिर वैसी पार्टियों जिनका वैसे राज्य जिनमें विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उनमें आप भेदभाव रखते हैं। आप संविधान के अनुसार सरकार नहीं, सत्ता नहीं चलाना चाहते हैं, बल्कि अपनी हठ धर्मिता से डबल इंजन का कंसेप्ट जनता पर थोप रहे हैं। अगर आप में ईमानदारी है, आप ईमानदारी रूप से सरकार चलाना चाहते हैं, तो फिर ये डबल इंजन का कंसेप्ट क्यों? अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि मणिपुर में क्या शांति बहाल हो पाती है या फिर इसी तरह मणिपुर जलता रहेगा। बीजेपी का जो डबल इंजन का कंसेप्ट है मणिपुर की स्थिति में जुमला साबित हुआ है। एक और दिल्ली का मैं एग्जांपल दूंगा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां के अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्य सरकार का है। उसके अगले ही दिन, जिस दिन यह आदेश आया, उसके अगले दिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया कि राज्य के सभी अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार राज्यपाल करेंगे, राज्य सरकार अर्थात केजरीवाल की सरकार नहीं करेगी। अब बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं बात मानते हैं और आप डबल इंजन का हवा पूरे देश में खड़ा करते हैं। आप डबल इंजन का हवा इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि आपके मन में बेईमानी है, आपके मन में चोरी है। अगर आप इस देश में संविधान से सरकार चलाना चाहते हैं, संविधान के अनुसार सरकार शासन करना चाहते हैं, तो फिर ये कंसेप्ट क्या? किसी की भी सरकार हो, आप नियमानुसार कार्य कीजिए। इसमें डबल इंजन की और सिंगल इंजन की क्या बात आएगी? लेकिन आपके मन में तो चोरी है, आपके मन में बेईमानी है, और इसी डबल इंजन का फल है कि आज मणिपुर जल रहा है। लेकिन ये बात किसी मीडिया में नहीं आ रही है क्योंकि जो प्राइम टाइम वाले जितने हैं उनकी स्थिति क्या है, गोदी मीडिया क्या स्थिति है, क्या मणिपुर को क्यों नहीं दिखा रही है? अब आप सवाल पूछिए सरकार से, लेकिन इस सरकार में तो सवाल पूछना ही बेईमानी है। अभी भी विपक्ष से 9 सालों के बाद भी अभी भी मीडिया विपक्ष से ही सवाल पूछती है। जब बात आज के विकास की होती है तो बात 1947 और 1950 में ले जाकर नेहरू पे ले जाके छोड़ दिया जाता है। भैया आप पिछले 9 सालों का तो आप जवाब दीजिए। 9 साल हो गए, अब कब तक आप कांग्रेस को कोसते रहेंगे? किसी भी कार्य को, किसी भी विकास को करने के लिए 9 साल काफी होता है। यही मनमोहन सिंह की सरकार थे कि 9 सालों में आपको स्कूटर से लेकर कार तक पहुंचा दी, और अब स्थिति हो गई कि लोग कारों को घर में रख दिए हैं और 2 पहिया वाहन लेकर घूम रहे हैं। आए दिन आपको सुनाई दे देगा कि कोई पेट्रोल चोरी कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। गाड़ी तो खरीद लिए मनमोहन सिंह के समय, लेकिन तेल भराने को पैसे नहीं है। तो ये स्थिति है डबल इंजन के कंसेप्ट देने वाली सरकारों की। और तो और बात अगर डबल इंजन की है तो बीजेपी सरकार डबल इंजन के लिए सरकारों का अपहरण भी करती है। इसका एग्जाम्पल आपको कर्नाटक में मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। जी हाँ, अपहरण शब्द, अपहरण इसलिए कि विधायकों को गायब कर दिया जाता है, विधायकों को अपने सुरक्षित आश्रय में ले जाकर रख दिया जाता है, विपक्षी पार्टियों पे ईडी सीबीआई का रेड डलवा दिया जाता है। तो ये क्या है? मतलब बीजेपी या तो जबरदस्ती डबल इंजन की सरकार बनवाना चाहती है, जनता को धमकी देती है कि आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, नहीं तो आपके राज्यों में विकास नहीं होगा। तो आप सीधा सीधी जनता को धमकी दे रहे हैं।
कि अगर आप हमको वोट नहीं दीजिएगा तो हम आपका विकास रोक देंगे। बताइए, ये कहीं संविधान के अनुसार सही है? लेकिन जनता इस बात को अभी भी समझ नहीं रही है। जनता के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है कि जो सरकार चुनाव से पूर्व धमकी देती है कि अगर हमें नहीं जिताओगे तो आपका विकास रोक दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या ये देश का सही से ईमानदारी पूर्वक विकास करेंगे? नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी यह बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको जवाब दिया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में और भी दिलचस्प विषयों पर मैं अपना विश्लेषण रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।